नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले और दूसरे चरण के मतदान वो पूरे हो चले हैं और अब सभी राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो 20 फरवरी को होने वाले तीसरे दौर के मतदान को लेकर के है। पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55 और अब तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 16 जिलों में ये 59 सीटें हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चुनाव किन किन जिलों में और किन किन सीटों पे लड़ा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 2 चरणों के मतदान के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। तीसरे चरण के 16 जिलों में, जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 20 फरवरी को होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान का समय जो है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये जो 59 सीटें हैं तीसरे चरण के दौरान, इनका जो पूरा जो समीकरण है, अगर उनका जो पूरा नंबर है, जिसमें लखनऊ की भी 9 सीटें उसमें आ जाती हैं, इसके अलावा कई मुख्य जो जिले हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश में 118 सीटें हैं, जो लगभग उत्तर प्रदेश की हार जीत का समीकरण फिक्स कर देती हैं। हम इन्हीं सीटों को लेकर के आगे चर्चा बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कि तीसरे चरण में पहले ये समझ लेते हैं कि कुल कितने मतदाता हैं। यानी 2,15,75,430 मतदाता अपने मतों का जो इस्तेमाल है वो 20 फरवरी को करेंगे, जिसमें 1,16,12,010 पुरुष हैं और 99,62,324 महिला मतदाता हैं और 1,096 थर्ड जेंडर के मतदाता भी शामिल हैं। इसके अलावा जो मतदान क्षेत्र हैं उनकी पूरी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, क्योंकि 59 सीटें हैं। उसमें चाहे हाथरस है, सादाबाद है, सिकंदराराऊ है, टूंडला है, जसराना है, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिरसागंज, कासगंज, आमनपुर, पटियाली, अलीगंज, एटा, इसके अलावा मरहरा, जलेसर, मैनपुरी, भोगांव, किसनी, करहल, कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर, छिबरमाऊ, तिरवा, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा, भरथना, बिधुना, दिव्यापुर, औरैया, रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर, बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर कैंटोनमेंट एरिया, महाराजपुर, घाटमपुर, माधोगढ़, कल्पी, उरई, बबीना, झांसी नगर, मऊ, रानीपुर, गरोठा, ललितपुर, महारौनी, हमीरपुर, राठ, महोबा और चरखारी। इन सीटों के नाम हमने आपको पढ़ के इसलिए भी सुनाए कि ये वो सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, तीसरे चरण का मतदान होना है। साथ ही साथ ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि ये जो 59 सीटें हैं इनका समीकरण असल में है क्या। हम आपको अगर 2012 की ओर लेकर के चलें, जब 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और 2012 में जब अखिलेश उत्तर प्रदेश में जीत करके आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, तो लगभग इन्हीं सीटों ने उत्तर प्रदेश में हार जीत के समीकरण फिट किए थे। वजह यह है कि ये वो इलाका है जहां जो किसान है वो इतना रिच नहीं है, अमीर नहीं है। वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वैसा किसान उधर नहीं है, ज़मीनें कम हैं और सारा फोकस यहाँ जो लोगों का होता है या तो मुद्दों पर होता है या सरकार की नीतियों को लेकर के होता है। और आप याद कीजिए कि लगातार, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं या जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के लगातार इन इलाकों में जा रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि बीजेपी ही एक अच्छा विकल्प है। और इसमें हमें ये भी याद रखना होगा कि जो ये इलाका है इसमें ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, उनकी जो ज़मीन के जो मुद्दे हैं वो एक बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी लगातार भुनाने की कोशिश भी कर रही है और दूसरे राजनीतिक दल भी कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाके भी हैं जहां एक समय में, अगर हम 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी इसे एक अपना एक गढ़ मानती थी और वो मानती थी कि ये सीटें उसके कब्जे वाली हैं, यानी उसके कब्जे वाली, यानी ये कहें कि उस पर उनका अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन 2017 में ये बाजी पलट गई और यहां से ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके अलावा अब बात करते हैं कि मध्य उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो अपना कैंडिडेट कैसे चुनती है। क्या कैंडिडेट बेस्ड होता है या पार्टी बेस्ड होता है यहाँ का चुनाव? असल में अगर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा जो चुनाव है, जो मध्य उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ना उम्मीदवार और ना ही पार्टी को लेकर के अपना जो कैंडिडेट है वो चुनती है, बल्कि वो चुनती है कि जो मौजूदा हवा है वो किस तरीके की चल रही है और जो पार्टियां हैं उनके अपने एजेंडे क्या हैं, उनके अपने मुद्दे क्या हैं, उनकी अपनी योजनाएं क्या हैं जो वो उन लोगों को मिल पाएंगी। 2012 में जब बीजेपी आने की तैयारी में थी उत्तर प्रदेश में और 2017 में जब बीजेपी सरकार में आई तो उससे पहले बीजेपी ने एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक एजेंडा सेट किया, वो था राम मंदिर का। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो मौजूदा जो समाजवादी, उस समय की जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार उस मामले को टालती जा रही थी और उस पर क्योंकि कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था तो इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़ी प्रमुखता से उठाया और 2017 में एक बहुत अच्छे जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता को संभाला उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से अब जो मुद्दे हैं बीजेपी लगातार उसी तरीके के जो मुद्दे हैं वो लगातार जनता के बीच में उठा रही है और चाहे वो अयोध्या में मंदिर निर्माण का हो, काशी कॉरिडोर का मामला हो, चाहे सड़क निर्माण जो हुए हैं उन्हें लेकर के हो, कुल मिलाकर के इन क्षेत्र में ये जो 59 सीटें हैं, जो मध्य उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, वहाँ बीजेपी की लगातार यही कोशिश है कि वो उन्हें समझा ले जाए कि असली जो विकास है वो सिर्फ बीजेपी की सरकार ही दे सकती है। इसके अलावा मध्य उत्तर प्रदेश का जो वोटर होता है, अगर हम बात करें कि उसके मिजाज की अगर बात करें तो वो बड़ा फ्लोटिंग वोटर होता है। फ्लोटिंग वोटर का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टी का एक खास समय में अगर वर्चस्व बढ़ जाए, जो मौजूदा दौर में बीएसपी के भी साथ दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि मध्य उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो इन दलों की तरफ सरक जाए, उसकी जो वोटिंग परसेंटेज है इन दलों की ओर बढ़ जाए। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो 59 सीटें हैं इधर बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर इस बार झेलना पड़ सकता है। उसकी वजह ये भी है कि चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 8 सीटें लगभग आती हैं और 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की ये सीटें होती थी, उससे पहले 2007 में वो बीएसपी की सीटें होती थी। तो 2017 में जब टैनी परिवार इन सीटों पर अपनी उन्होंने जीत दर्ज करवाई तो ये माना गया कि जो टैनी जो परिवार है उसका एक वर्चस्व इन सीटों पर काफ़ी अच्छा है। मध्य उत्तर प्रदेश की एक खासियत और है कि मध्य उत्तर प्रदेश में जो वहाँ का जो वोटर है वो हीरोज़ को नहीं चुनता, वो विलेन को चुनता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर हम मध्य उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति पे नज़र डालें तो बाहुबली ही लगातार सीटों से निकलते आते हुए दिखाई देते हैं हमें। चाहे अजय टैनी को अगर बात करें और अगर उधर बनारस में अगर नंदी साहब की अगर बात की जाए, तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ का जो उम्मीदवार है वो ऐसे दबंग नेता को चुनता है जिसका एक दबदबा पूरे क्षेत्र में हो। अगर इसी तरीके से अब मौजूदा समय में बात करें तो
टैनी साहब को भी दरकिनार सरकार ने इसलिए नहीं किया, बीजेपी ने इसलिए नहीं किया कि उन्हें ये लगता है कि इस वाले जो चुनाव है, ये वाला जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, इसमें एक अच्छी भूमिका यानी अच्छी सीटें टैनी परिवार निकाल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि लखीमपुर खीरी का इन 8 सीटों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो इतना आसान तो बीजेपी के लिए कतई होने वाला नहीं है। चाहे उसमें किसान आंदोलन को लेकर के बात हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर के बात हो, चाहे वो कोविड के दौरान पलायन की बात हो, क्योंकि इस इलाकों में से सबसे ज़्यादा मजदूर दिल्ली और दिल्ली के आसपास और पंजाब और दूसरे शहरों में जा कर के नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनके पलायन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नज़र हमें ज़रूर आई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वीडियो हमारे सामने नहीं आते कि वो इतने सारे मजदूर उत्तर प्रदेश के इन गांवों की ओर पैदल ही दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए निकले और बिहार तक गए, क्योंकि वो ये वाला जो मध्य उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो बिहार से भी टच होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मामला काफ़ी दिलचस्प होता नज़र आ रहा है और इन 59 सीटों पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी, ये 59 सीटें हैं वो बड़ी चुनौती साबित होने जा रही हैं। एक और दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2012 में इधर अखिलेश की सरकार थी, 90 सीटें पर वो जीते थे, और 2017 में ये सीटें 12 रह गई थी। देखना बड़ा दिलचस्प है कि 90 से 12 पर आंकड़ा आ गया। ये मैं आपको 118 सीटों के समीकरण की बात बता रहा हूँ, ना कि 59 सीटों की। 2012 में जो बीजेपी 10 सीटों पर थी, 2017 में 97 सीटों तक आ गई। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ये मध्य उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जो एक तरह से किसी भी पार्टी के हार जीत का फैसला लगभग कर देती हैं। एक और बात पर अगर हम चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश ये वाला जो इलाका है, जो मध्य उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, इसकी जो डिमांड है, असल में इसके जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। अगर हम बात करें पूर्वांचल से, तो नौकरी खोजने वाला इधर ज़्यादातर युवा है, वो बेरोज़गार है। ज़मीन का एक मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जाट और जो किसान है, जो गन्ना किसान है, उसके अपने अपने मुद्दे होते हैं और उसी पर ज़्यादा वो फोकस्ड रहता है। उधर जाट और नॉन जाट का भी मुद्दा काफ़ी हावी रहता है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो उसके अपने मुद्दे हैं। बुंदेलखंड अपने हिसाब से जो है वो राजनीति तय करता है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा जो मध्य उत्तर प्रदेश है, जो ये जो 59 सीटें हैं, ये लगभग ये तय करती हैं कि जो मौजूदा जो भी सरकार है, उसके अपने जो आने के जो समीकरण हैं, यानी कि उनके जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। अगर उन मुद्दों पर अगर वो राजी होते हैं तभी वो जो सरकार है उसे वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिलचस्प होने वाला है ये तीसरे चरण का मतदान, क्योंकि एक तरफ किसानों का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी लगातार इन सीटों पर जब वो प्रचार कर रहे हैं तो वो लगातार योगी को आगे बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और योगी को एक अच्छा प्रशासक बताने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बात अंदर खाने बीजेपी को ये बात की भी जानकारी है कि इन 59 सीटों पर जो वोटर है वो बीजेपी से खासा नाराज है। मामला चाहे लखीमपुर खीरी का है, चाहे किसान आंदोलन का है, या इसके अलावा बेरोजगारी और ज़मीन का मामला है, क्योंकि ये इस जो मध्य जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की ज़मीन काफ़ी महंगी है और यहाँ का आदमी ज़्यादा कानूनी पचड़ों में फंसना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे शहरों में जाके नौकरी करता है। 2017 के बाद लाखों मामले निचली अदालतों में हैं, चाहे वो ज़मीन के हैं, चाहे ज़मीन बंटवारे के हैं या ज़मीन अधिग्रहण के हैं। लाखों मामले हैं, उसमें हाई कोर्ट में भी मामले हैं और यहाँ तक की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले मध्य उत्तर प्रदेश की ज़मीन को लेकर के उसमें वो दर्ज किए हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए काफ़ी चैलेंजिंग 59 सीटों पर मुकाबला है। समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के साथ मैदान में है। बीएसपी का यहाँ एक अच्छा खासा कोर वोट बैंक है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक है बल्कि ठाकुर है, मुसलमान है, दलित है, निषाद है
कुर्मी है, कुशवाहा है। ओबीसी का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक इस मध्य उत्तर प्रदेश में है। देखना दिलचस्प होगा कि इन 59 सीटों के नतीजे क्या कुछ निकल करके आते हैं और यहाँ का जो वोटर है वो किसे अपना मुखिया चुनता है। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।